हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। आज हम क्या नाम CTET के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें देखेंगे और ये 2011 का पेपर है। इसी तरह हम 2011 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पेपरों का लाभ उठा सकें। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम ये पेपर देखेंगे 2011 का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है, शिक्षक है, उसमें क्या विशेषता मानी जाती है? तो सबसे पहले उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लें। जो प्राथमिक स्तर का जो टीचर होगा उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो नासमझ होता है और नासमझ होने के कारण वो बच्चा शैतानी भी करेगा, कक्षा में व्यवहार अच्छा भी नहीं करेगा और कहीं ना कहीं जो उसकी लर्निंग, जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह मानी जाती है। कहते हैं कि बच्चा तोड़ता है सीखता है। आपने देखा होगा, एक CTET में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जब बच्चा तोड़ के पढ़ता है। एक छोटा वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक कहते हैं छोटा वैज्ञानिक, क्योंकि वो चीज़ों को तोड़ता है। कोई आपने देखा होगा, छोटा बच्चा खिलौना लेगा, उसे तोड़ेगा, फिर उसके अंदर देखेगा, इसलिए उसे लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे जब आप उसके साथ ये जब चीज़ें देखेंगे तो आप में धैर्य भी होना चाहिए और दृढ़ता भी होना चाहिए, जिससे आप समस्या को जो वो है छात्रों के साथ वो समझ सकें, सुलझा सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला, दृढ़ता और धैर्य। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, यह सामूहिक पाठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और एक अभिभावक यह सब पसंद नहीं करता। इस संदर्भ में से निपटने के लिए क्या तरीका है? जो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मुश्किल से आपको ऊपर की 3 लाइन जब पढ़ लेंगे, 3 से 4 लाइन आप चीज़ों को समझ जाएंगे और आखिरी की 2 लाइन पढ़ लीजिए तो आप चीज़ों को समझ जाएं। अब इसका आंसर देखते हैं कि एक टीचर है, सीधी भाषा में इस क्वेश्चन का कहना है, एक टीचर है, उसने अपनी कक्षा में बच्चों को कह दिया आप कहीं भी बैठिए। कुछ बच्चे क्या है ना एक साथ बैठे हैं, कुछ बच्चे क्या है ना चुपचाप बैठे हैं और कुछ बच्चे अपने समूह पाठन में लगे हुए हैं। तो ये जो एक पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उसे इस बात का आपत्ति होती है, तो उस आपत्ति को पसंद नहीं करता। और इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? सीधा सीधा ये प्रश्न है और ये CTET का मानना भी है कि आप एज ए टीचर क्या करेंगे। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सीधा सीधा, क्योंकि जब आप टीचर हैं उस टाइम आपको ये महसूस करना चाहिए या अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि टीचर बच्चे का सब कुछ है। स्कूल में जब टीचर है, उसका क्लास टीचर है, उससे सब्जेक्ट टीचर है, तो सब्जेक्ट टीचर उसका बुरा नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं वो एक जो कार्य है या पद्धति है या अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा है, वो किसी ना किसी तरह कर रहा है। अगर बच्चे को स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करेगा और दबाव महसूस करने के कारण वो ये देखेगा कि बच्चा जो सीखना चाहता है वो सीख नहीं पा रहा। इसलिए एक अध्यापक को अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। वह व्यवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतित
चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? यह अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की, और 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? मूर्त सक्रियात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मन का मानचित्रण संबंध किससे है? मन का मानचित्र संबंध किससे है? इसका आंसर होगा मन की क्रियाशीलता अनुसंधान से या अनुसंधान से। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका क्या है? पहला जो है, मांगी गई चमकदार सामग्री को प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा। सरल व रोचक पाठ्य पुस्तक, ये गलत हो जाएगा। और कहानी पद्धति का प्रयोग, ये कहीं ना कहीं ये सारे गलत हैं। और इसका आंसर क्या बचा? तीसरा। चौथा, क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जो बच्चे की क्षमता है, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा की बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हमें शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना है। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, उसे पहाड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसे पहाड़ के बारे में जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण TLM है, उस तरह की चीज़ें दिखाकर उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थी के सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ही आंसर है इसका, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर सृजन प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर प्रदान करना। ये इसमें आ गया टैग वर्ड, अवसर प्रदान करना। तो अवसर प्रदान करना एक टैग वर्ड है जो कि सीटेट का टैग वर्ड है। तो इसके साथ हम पहले आंसर को चुनेंगे, इसका पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? सबको पता है, जब 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा जो होता है वो तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहला आंसर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, इसका आंसर क्या होगा? एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे तो ये कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होता, पर देखा जाता है कि जो सीटेट या इस तरह के पेपर होते हैं, उसमें आपको अगर बिल्कुल भी कोई भी समझ में ना आए क्वेश्चन, तो जो लंबा आंसर होगा उसके साथ जाएंगे हम। और लंबा आंसर इसमें कौन सा होगा? आपने देखा होगा लंबा आंसर ये है, क्योंकि बहुत से पेपरों में हमें इस तरह का प्रेशर होता है कि आप क्वेश्चन को हल करते करते उस चीज़ को समझ नहीं पाते या उस चीज़ हमें याद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये एक तुक्का मारने का साधन है या विधि है। तो इसमें भी हम इसका आंसर देखेंगे। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाएं जाएं, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सगुण बनाएं। इसमें उदाहरण देने की बात आ गई, तो उदाहरण देने क्या वर्ड है? टैग वर्ड। और टैग वर्ड भी देख लिया जाए, और दूसरा ये लंबा आंसर है, तो कहीं ना कहीं ये आंसर होगा। अगर हमें काटना हो तो अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग,
अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर देगा तो क्या ना वो कहीं ना कहीं बेकार हो। व्याख्या की बात आ गई। व्याख्या छोटे बच्चों के उसमें व्याख्या बेकार होती है, क्योंकि व्याख्या करने से वो कहीं ना कहीं सीखता नहीं। और अधिक से अधिक परीक्षा के द्वारा, तो परीक्षा के द्वारा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक जो दुनिया है उसके उदाहरण के द्वारा उसे सिखाया जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं, तो नहीं वाले में खासकर ध्यान देना है। बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं देते, और नहीं पर ध्यान नहीं देकर वो अपना एक क्वेश्चन खो देते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं जो वर्ड है उसे ना छोड़ें और उस पर भी ध्यान दें। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती। किसे नहीं मानी जाती, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्थान है। क्या बात कर रहा है, एकमात्र, इसके अलावा कहीं और वो अधिगम प्रक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता, या अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता, या सीख नहीं सकता। ये गलत है। वो अपने परिवार से भी सीखता है, फिर समाज से सीखता है, फिर स्कूल से भी सीखता है, पड़ोस से भी सीखता है, और सारी जगह से सीखता है। तो इसलिए एकमात्र कहना, शैक्षिक संस्थान को एकमात्र कहना ये गलत होगा। तो इसमें नहीं पूछा था, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के बारे में पूछा है। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में पहला पढ़ेंगे हम, के माता पिता और मित्रों के द्वारा उसके दैनिक कार्य को करने के लिए कहेंगे, नहीं। इससे कहीं ना कहीं बच्चा लेजी होगा और अपने काम के लिए उसका एक सकारात्मक व्यवहार नहीं रहेगा। तो ये पहला कट गया। उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किए जाने चाहिए और श्रवण सीढ़ी के माध्यम से सहायक उपलब्ध करानी चाहिए। इसमें क्या बात की, जब उस बच्चा दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित बच्चे को आँख से दिखाई नहीं देगा तो उसे सुनाई तो देगा। तो यहाँ पे क्या बात आई, श्रवण सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और हमें पॉजिटिव कहीं ना कहीं लाइन दिख रही है, तो इसका आंसर भी यही होगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। फिर नहीं की बात आई है, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। तो नहीं क्या है, सामाजिक अनुमोदन और सहारा की आवश्यकता, सहारा की आवश्यकता। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव बात कही गई है। सराहना उसके लिए कहीं ना कहीं गलत संदेश दे रही है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक आवश्यकताओं में ये कहीं ना कहीं, और ऊपर क्या दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप देखिए। पहले संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता की बात कर दी, फिर दूसरा हम छोड़ देंगे, फिर संगीतक की आवश्यकता, फिर सामाजिक अनुमोदन एवं सहारण की आवश्यकता, और ये तीनों चीज़ें उसके पॉजिटिव है। और हम पूछा है वो नहीं की बात, तो नहीं की बात में पूछने के बाद उसका जो आंसर होगा, शरीर में अस्पष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये मनोसामाजिक की बात नहीं कर रहा, ये कहीं और ही लेके जाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। ये सबसे बेहतर तरीके से जब वो परिवार, आपने देखा होगा जब वो परिवार से
स्कूल की तरफ आता है तो आपने देखा होगा वो अपने संज्ञानात्मक विकास जो उसका डेवलपमेंट है उसमें कक्षा में, और जो कक्षा में उसके सहपाठी हैं, और उसे एक ऐसा वातावरण मिलता है कक्षा में जहाँ पे वो कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित होता है, अपने मित्रों के साथ मिलकर, अपनी दोस्तों के साथ मिलकर विकास के बेहतर तरीके परस्पर खोजता रहता है। तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है, जब इसकी परिभाषा है, वो विद्यालय और कक्षा का वातावरण होगा, क्योंकि घर में उसे एक वातावरण मिलता है, पर वो उसके जो एक उम्र के बच्चे हैं वो इसे स्कूल में आके मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होगा, विद्यालय। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? विद्यार्थी जब प्रश्न पूछेगा। सबसे अच्छा टैग वर्ड है ये जब भी उसे अवसर प्रदान किए जाएं। और अवसर प्रदान की बात कहाँ आ रही है? अवसर प्रदान करने की बात आ रही है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन में, क्योंकि जब उसे प्रश्न पूछने की बात आई, ये टैग वर्ड हो गया, अवसर प्रदान करने की बात आ गई। ठीक है, अब अगर हमें इसे क्वेश्चन को के जो ऑप्शन है उसे काटना हो, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य अलग तरह से दिया जाता है, वो संकेतक नहीं माना जाता। सी नंबर का ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोश रहना। खामोश रहने की बात कर रहा है वो, तो खामोश रहेगा तो स्वतंत्र नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एक सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। और डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थित होना। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है इसका वो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे, समस्या उत्पन्न होगी और समस्या के बारे में जानेंगे, तभी वो कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प माना जाएगा और एक अच्छा समस्या को सुलझाने का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? इसमें जो ये 2011 का पेपर है, इसमें नहीं पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो आपको जो आने वाले पेपर हैं उसमें भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो नहीं वाले, जहाँ पर नहीं की बात है तो उसको ध्यान से देखकर तभी उत्तर को देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह लंबे निबंध को बहुत जल्दी रट लेता है। इसमें आपको एक टैग वर्ड दिख रहा होगा, रटने की बात। ये नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव टैग वर्ड कह रहा है रटने की बात। अगर रटने की बात है तो रटा कहीं नहीं जाता। रटने वाली प्रक्रिया एक अच्छे बुद्धिमान बच्चे की पहचान नहीं होती। अगर हमें ऑप्शन को काटना है या ऑप्शन को देखना है तो नहीं का ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे ऑप्शन। वह जो प्रभाव रूप से उचित तरीके की बात आ गई, वो उचित तरीके से सीखेगा। अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से सोचने की बात आ गई। जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो अमूर्त रूप से सोचेगा। अमूर्त से मूर्त की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही हो गई। फिर तीसरा जो ऑप्शन है, वह नए परस्पर एवं स्वयं को समायोजन करेगा। वो इन्वॉल्व कर रहा है चीज़ों को अपने अंदर या अपने साथ। तो ये कहीं ना कहीं तीनों ही बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं। और बुद्धिमान बच्चे के लक्षण क्या नहीं है? वो जल्दी रट लेगा। रटने वाली जहाँ बात आई तो वो नेगेटिव में चले जाएगा। तो इसका 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रटने वाली जो बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसको जाता है? बच्चों की ज़्यादा बात कही है, दुनिया की जो बात करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं प्याजे। इसका सीधा आंसर होगा प्याजे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती और विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसके जो विचार हैं वो घर में सुने नहीं जा रहे, उसके विचारों को घर में मान्यता नहीं मिल रही, और मान्यता जब बच्चे को नहीं मिलती तो जहाँ उसके विचारों को प्राथमिकता दी जाती है वहाँ पर उसके जो विचार होंगे, उसकी जो बातें होंगी, जहाँ पर उसकी सुनी जाएगी। आप भी देखिए, जहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में आप होते हैं और फ्रेंड सर्कल में आप कितनी बात कर लेते हैं, बहुत बात कर लेते हैं जहाँ पर, और आप वहीं घर पर जाके वो बात नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है, तो मतलब वही है, उसके विचारों को स्कूलों में या विद्यालयों में मान्यता मिल रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन से क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र इससे संबंधित है? उसका जो क्षेत्र है, आपको ये ध्यान में रखना है, जब एक शिक्षार्थी और एक विद्यार्थी की क्षमता की बात आए तो सामाजिक दर्शन तो होगा नहीं, मीडिया मनोविज्ञान भी नहीं होगा। शिक्षा की बात आई, शिक्षा होगी पर सामाजिक शास्त्र नहीं होगा, तो बचा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान ही बच्चे के बारे में एक शिक्षक को समझाता है और बताता है, उसके क्षमताओं के बारे में, उसके उद्देश्य किस तरह प्राप्त करने हैं इसके बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण है। सीखने की प्रक्रिया में क्या अभिप्रेरण है? शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। रुचि की बात आ गई, तो रुचि की बात ये कहीं ना कहीं एक टैग वर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ इशारा करता है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द डैश की ओर संकेत करता है। डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों में या जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या बच्चे के जो दिनचर्या होती है, पूरा दिन का जो कार्यक्रम होता है, ये एक टैग वर्ड है जो आपको पाठ्यक्रम के बारे में और दिनचर्या के बारे में, अनुभव के बारे में, अनुभव जो है टैग वर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित होती है। क्यों आधारित होती है? वो उसके विकास और वृद्धि में मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित होती हैं, क्योंकि जो बच्चा होगा वो खेल के द्वारा सीखेगा और खेल के द्वारा ही वो कहीं ना कहीं उस चीज को सीखेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चा अतिथि के सम्मान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित होगी? ये होगी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर होगा डी, सीखने के सदृढ़ता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली नहीं की बात करें, दूसरों के साथ झगड़ा करना। सबसे पहला ही वर्ड वो दूसरों के साथ, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करेगा, तो और वो
जो बच्चा होगा जिज्ञासु होगा, सृजनात्मक विचारों को रखता होगा, इन सब चीज़ों को रखता होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 का क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण उपलब्ध करानी जानी चाहिए। किस तरह की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनसीएफ जो बात कहता है, वो एनसीएफ किस चीज़ के बारे में बात करता है? समावेशी शिक्षा के बारे में बात करता है। और समावेशी शिक्षा क्या कहती है? जो एक सामान्य बच्चा है और एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ना चाहिए और उनकी जो आवश्यकता है, उनके जो चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखकर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो कहीं ना कहीं जो भेदभाव को ख़त्म करने की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके लिए सचेत होना चाहिए? शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके से प्रयोग करना। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, आपने एक चीज़, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलेशिया हो गए, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है, देखते हैं हम। डिसलेक्सिया, इसमें लेक्सिया की बात आ रही है और एक आ रही है डिसग्राफिया। ग्राफ किससे बनाएंगे हम? ग्राफ बनाएंगे हाथ से, तो हाथ से बनाने वाली जिसमें भी हाथ की बात है, ग्राफिया तो वो लिखने संबंधित हो गई, और लेक्सिया हो गई पढ़ने संबंधित, तो ये पाठ विकार। और एक है डिसकैलकुलेशिया, वो गणित से संबंधित हो जाएगी। तो डिसलेक्सिया क्या होगी? पाठन विकास समस्या। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका माना जाता है। किस चीज़ में उसकी भूमिका मानी जाती है? नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं होगा, सहनतापूर्ण ये भी नहीं होगा, तटस्थ ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या ऑप्शन? अग्रोन्मुखी, इसका आंसर होगा पहला। 27, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? विकास निरंतर चलने का, जहाँ भी विकास की बात आए, विकास निरंतर चलता है। विकास और वृद्धि, विकास की जब बात आएगी तो वो निरंतर चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी विकास की बात कहे, विकास कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह निरंतर चलता ही रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 28, सीखने के अंतर्दृश्य सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर ये आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में गेस्टाल्ट। नेक्स्ट देखेंगे 29, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय व्यस्त समूह के लिए सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इसका आंसर होगा किशोर, क्योंकि जब एक किशोर या किशोरी हो, जिसे हम लड़का या लड़की, किशोर जब वो अवस्था में आता है तो अपने जो समूह होता है उसके लिए सक्रिय सदस्य उसके साथ रहना पसंद करता है, अपनी समस्या और कहीं ना कहीं एक सक्रिय रूप से चिंतित भी रहता है। तो इसका क्या आंसर होगा? किशोर अवस्था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करिए। ये किसके बारे में बात कर रहा है और ये जो अवस्थाएं किसने दी हैं? ये पियाजे द्वारा दी गई हैं। तो और पियाजे की अवस्था जो है वो 4 अवस्थाएं, 0 से 2, 2 से 7, 7 to 4।
12 और 12 से 18, ये 4 अवस्थाएं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।